खबर पक्की है। वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी सहित दूसरे नेता पहुंचे हैं। हम गरीबों तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं वक्फ बचाओ सम्मेलन, इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि मंच पर भी काफी कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं और तालकटोरा स्टेडियम भी काफी हद तक खाली नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का संबोधन भी होगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप तो आए हैं यहाँ पर विरोध करने के लिए, लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरबिया के लिए निकले हुए हैं। करने का आप कह रहे हैं, हम हमारा हक मांगने आए हैं। कौन सा हक है? जो वक्फ बोर्ड से संबंधित हमारी दो उसमें हमारे को फौरी राहत दी गई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से हमको 2 चीज़ों में राहत मिली है। हमको 44 हमारी जो 44 अमेंडमेंट है उसमें राहत चाहिए हमको। वही मैं जान दबाव बनाना नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए। किसी तरह की प्रक्रिया नहीं थी, तो ये समझिए कि जो गवर्नमेंट ये बोल रही है ये झूठे बोल रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो ये समझिए कि जो इस्लाम के मसाइल के एतबार से टकरा रही है। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि कभी भी इस तरह का कानून वो लेकर आते थे, जो चंद हमारे अकाबिरीन हैं जो हमारे इस्लामिक लॉ से वाकिफ़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनसे बात करते पहले, तब जाके इस तरह के वो कोई कदम उठाते। ठीक, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं टकरा रहा है, तभी तो हमारे उलमा इकराम आवाज़। हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हमारी बात मानेंगे, जैसे पहले भी 1-2 बात मानी गई है। तो अब क्या चाहिए? बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आज वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी में शामिल होने के लिए जब पहुंची तो उनका बैग चर्चा का मुद्दा बन गया। दरअसल बांसुरी स्वराज जिस बैग को लेकर बैठक में पहुंची हैं, उस बैग पर लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट। ये देख रहे हैं आप, ये बैग है, गहरे नीले रंग का ये बैग है और इस बैग पर लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। तो बांसुरी स्वराज का ये बयान और इस पर कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, उनकी प्रतिक्रिया आई। बांसुरी स्वराज पहले ये बता दें कि आखिरकार लूट कहां हुई है, ये कांग्रेस पूछ रही है। स्वराज जी स्वयं एक सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहां हुई है। कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड, मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे, वरन भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज़ ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पर सारी चीज़ें आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूँ मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहना चाहूँगा। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर जुबानी जंग के बीच आज फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली जो एक मांग की गई है, उस याचिका पर सुनवाई करने में करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में आज एक बार फिर से मुर्शिदाबाद हिंसा की गूंज सुनाई देगी। याचिका में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की गुजारिश की गई है। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र को राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने का ऑर्डर देने की बात कही गई है। इस पर आज दोपहर 12:30 बजे के करीब सुनवाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल के खराब कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और हत्याओं को लेकर 2021 से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और याचिकाकर्ता ने उसी में नया आवेदन दाखिल किया है, जिसमें 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में हिंसा की जांच के अलावा
पश्चिम बंगाल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने, राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश देने और राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को निर्देश दें? हम पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये मामला अदालत में सुनवाई के लिए और इस बीच खबर पक्की है, पश्चिम बंगाल में जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। बीजेपी के बड़े लीडर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव में हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाया जाए, ये मांग कर दी। 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्ला के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाना चाहिए, नहीं तो वो जो मुस्लिम मोहल्ला के बीच जाएगा वहाँ इनका ऊपर आक्रमण होगा, वोट डालने नहीं देगा। और सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स बूथ का गेट में रहेगा, गाँव में नहीं रहेगा। इस नए शिगुफे के बाद मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग लगातार उफान पर है। बंगाल में मनुष्य का जीना, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों का जीना उतना मुश्किल कर दिया है। यहाँ की हिंदू माताओं की गोद सूनी कर दी है। सैकड़ों परिवार हिंदुओं के पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वो तैयार कर रहे हैं ये एक वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी, ये सब बात करने के लिए। इस तरह का मुख्यमंत्री जो धर्म लेकर राजनीति करते हैं, जो सिर्फ मुख्यमंत्री है मुसलमानों का। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तफ्तीश में हिंसा का ओडिशा कनेक्शन सामने आया। ओडिशा में पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में इनका हाथ था और हिंसा के बाद ये लोग वहां से भागकर ओडिशा में छिप गए थे। बंगाल पुलिस की एसटीएफ इन लोगों की तलाश में जुटी थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में इनकी लोकेशन मिली। लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया और इन आरोपियों को धर दबोचा गया। इनके पास से एक पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई हैं। लेकिन ये 6 लोग पुलिस के हत्थे तब चढ़े जब हिंसा से जुड़े 2 बड़े आरोपी शिकंजे में आए। मुर्शिदाबाद में जो हरगोविंद दास और चंदन दास जो दर्दनाक मर्डर केस था, उसके संदर्भ में वेस्ट बंगाल पुलिस का एक रिक्वेशन आया था कि कुछ एक्यूज यहाँ आए हैं। एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे पुलिस कस्टडी में आए, तो उनके पास एक वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की, तो पुलिस ने एयर में राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा। पकड़े गए आरोपियों में इजराइल और सफाउल, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के मुख्य आरोपी जियाउल शेख के बेटे हैं। खबर पक्की है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में थानेदारों की तैनाती को लेकर सवाल उठा दिया। दावा कर दिया तैनाती में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, जिस पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में थानेदारों की तैनाती में एक विशेष जाति के लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जबकि पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि 90% पीडीए को प्रयागराज पुलिस में केवल 25% प्रतिनिधित्व, ये पीडीए के साथ किया जा रहा अनुपातिक अन्याय है। रविवार को अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं थानों में? महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग, पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए तो जवाब देने का जिम्मा संभाला यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने, जिन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती मानक और योग्यता के आधार पर होती है। जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं, उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था, उस मामले में उनके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया था। इस मामले में निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची है, उस पर अगले हफ्ते सुनवाई के निर्देश अदालत की तरफ से दिए गए हैं। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने मामला चलाए जाने के लिए एजी को पत्र लिखा था, तो अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखा गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, जरा विस्तार से बताइए इस मामले में कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं निशिकांत दुबे की आने वाले समय में। देखिए, एक वकील है नरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने
जस्टिस बी.आर. गवई के सामने जाकर इस मामले को रखा, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस उपलब्ध नहीं है और जस्टिस बी.आर. गवई ही नए मामलों की मेंशनिंग देख रहे हैं वरिष्ठ जज की हैसियत से। वहां उन्होंने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल से लोगों ने अनुमति मांगी है, अपने बारे में नहीं कहा कि मैंने अनुमति मांगी है, क्योंकि उन्होंने सीधे एक पत्र याचिका भेज रखी है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा लोगों ने अनुमति मांगी है, अटॉर्नी जनरल ने अभी तक अनुमति दी नहीं और सोशल मीडिया पे वो क्लिप हर जगह उपलब्ध है, सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हो रही है, सरकार भी कुछ कर नहीं रही है इस बारे में। ऐसे में मैंने एक याचिका दाखिल की है। तो आमतौर पर इस तरह के मामलों में जैसा होता है, जस्टिस गवई ने कहा कि ठीक है, आपकी जो याचिका है इसको अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो तय प्रक्रिया है उसके तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति अवमानना केस के लिए जरूरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसके पार जाकर, इसके परे जाकर खुद संज्ञान लेकर ऐसी सुनवाई शुरू करेगा अवमानना की? ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जहां तक उस क्लिप की बात है जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, हो सकता है कोर्ट उसके बारे में निर्देश दे। बहरहाल अगले सप्ताह ये मामला सुनवाई के लिए लग गया है। खबर पक्की है, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले उथल पुथल मच गई है। लेफ्ट दलों में टूट के बाद अंबेडकर मोर्चा बना लिया गया है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट दलों में फूट पड़ गई है। इस बार सिर्फ आईएसए और डीएसएफ ने संयुक्त उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं एसएफआई और एआईएसएफ ने बापसा और पीएसए के साथ मिलकर अंबेडकर मोर्चा बनाया है, जबकि पिछले साल आईएसए, डीएसएफ, एसएफआई और एआईएसएफ ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीता था। जो एबीवीपी के खिलाफ एक संघर्ष है वो मजबूत हमको करना है। सरकार उनकी है, बीजेपी आरएसएस में बैठे हैं वो लोग, तो जितना बड़ा चैलेंज है उतना ही हमारा भी बनता है कि जो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं साथ में आए और साथ में मिलकर संघर्ष करें। वहीं जेएनयू में देर रात एबीवीपी ने मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे लगाए गए। एबीवीपी ने जेएनयू चुनाव समिति को कानूनी नोटिस भी भेजा है, जिसमें उसने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। इसके अलावा एबीवीपी ने पहले से ही घोषित तारीख 25 अप्रैल को ही चुनाव कराने की मांग की है। खबर पक्की है, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरीके का बयान दिया उस पर अब सियासी बवाल है। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। खड़गे साहब बंधुआ मजदूर के तरह कांग्रेस में अपनी गुलामी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सत्य को बोल नहीं सकते, अंतिम दिन गिन रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के इसी बयान पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबां में झांकने की सलाह दी है। तकलीफ खड़गे जी से इसलिए है कि एक दलित अध्यक्ष कैसे हो सकता है, तो ये ईर्ष्या और नफरत है। आरजेडी ने भी विजय सिन्हा के बयान को दलित विरोधी करार दिया है। और आपकी सोच दलित समाज के प्रति कैसे है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। दलितों के प्रति नफरत का भाव रखने वाले, दलितों के प्रति कुंठा का भाव रखने वाले विजय सिन्हा जी अपने अपशब्दों के कारण जो राजनीति में पहचान बनाए थे वो पहचान खो चुके हैं। उधर जोधपुर में घरेलू कलह से परेशान शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते पत्नी ने देख लिया, कैंची से फंदे को काट दिया, जिससे शख्स घायल हालत में नीचे गिरा। फिलहाल इलाज जारी। तड़पता छटपटाता एक व्यक्ति और उसकी जान बचाने की कोशिश करते पुलिस वाले। ये तस्वीरें जोधपुर के कापरडा इलाके की हैं। जमीन पर एक व्यक्ति पड़ा है और पुलिस वाले उसे सीपीआर दे रहे हैं ताकि उसकी उखड़ती सांसों को सहारा देकर उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। बिना वक्त गंवाए पुलिस वहां पहुंची तो युवक फर्श पर तड़पता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे बचाने के लिए सीपीआर दिया। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति घरेलू कलह से परेशान था। किसी बात पर पत्नी से इसका झगड़ा हुआ था तो इसने पत्नी की साड़ी का फंदा बनाया और उससे लटक कर खुदकुशी की कोशिश की। पत्नी ने देखा तो उसे बचाने के लिए साड़ी का फंदा कैंची से काट दिया और फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने सूझबूझ दिखाई, वक्त पर इसे सीपीआर दिया और इसकी वजह से इस व्यक्ति की जान बच गई। खबर पक्की है, देहरादून के एक होटल में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
खौफजदा करने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई हैं, जहां पर बल्लूपुर इलाके में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी मंजिल पर मौजूद होटल में अचानक ही आग लग गई। इसके पहले कोई कुछ समझ पाता, आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। जिस होटल में आग लगी उसके नीचे ही एक कार शोरूम है, साथ ही एक बैंक भी है। ऐसे में आग से बड़े नुकसान की आशंका लोगों को सताने लगी। आग लगने के बाद होटल में मौजूद कर्मचारी और गेस्ट किसी तरह बाहर निकले। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक लपटों की चपेट में आ चुका सारा सामान स्वाहा हो चुका था। शोलों से घिरा ये मंजर जिसने भी देखा वो सिहर उठा। लोगों की माने तो पास एक शादी समारोह चल रहा था, जहां आतिशबाजी भी हो रही थी और उसी आतिशबाजी की चिंगारी से होटल में आग भड़क उठी और उसकी जद में आई हर चीज जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक चलती कार में अचानक भयानक आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही, हादसे में कोई हताहत नहीं। धू धू कर जलती कार और धुएं का ये गुबार। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की, जहां हुसैनगंज रोड लखनऊ बाईपास पर एक चलती कार अचानक लपटों में घिर गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में राजस्व विभाग के 4 लेखपाल सवार थे, जिन्होंने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आशंका है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लपटों का कहर गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां शांतिनगर कॉलोनी में एक मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसा गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद प्रभावित हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आज तीसरे दिन भी बंद रखा गया है। आसमानी आफत के बाद यहां जिंदगी की जंग अभी भी जारी है। श्रीनगर से जम्मू की तरफ आने वाली और जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वो बंद, वाहन हाईवे पर फंसे हुए हैं। हालांकि हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उन्होंने रामबन में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी देखी। रामबन में बादल फटने के बाद जो तबाही आई, उससे बचाव की कोशिशें अब भी जारी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। लोगों को पूरी मदद का भरोसा उमर अब्दुल्ला ने दिया है। क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये रास्ता बंद है और ऐसे में यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो थमी हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए। मुख्यमंत्री का ये दौरा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रामबन में तबाही के निशान भी अभी तक बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। नेशनल हाईवे अभी भी बंद है, उसे खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से बादल फटा रामबन में और वो तेज बाढ़ का सैलाब आया, उसके साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी का सैलाब जो आकर सड़क पर भरभरा कर गिरा, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़कें जाम हुई बल्कि सड़कें टूट भी गई। 2 दिन से खड़ा है, 3 दिन से यहाँ कोई आया नहीं। परसों से यहाँ तक आप पहली बार आप आया, यहाँ कोई आया नहीं। हमारा ये भरा हुआ था गाय, इसमें गाय भरा हुआ था, कल से कुछ मिला नहीं इनके लिए। अब यहाँ मुसीबत में कोई, हम सोच रहे हैं, हमने कल भी इनको बोला थोड़ा ये रोड खुलाओ, हमको पुल तक ले जाओ। ऊपर से पत्थर आ रहा है, आप खुद भी देखो, ऊपर से पत्थर आ रहा है। इनको रात को नींद ही नहीं आ रहा है, यहाँ से इतना डर है कहने की बात ही नहीं। हम तो 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये टोल देते, मगर हमको कोई पूछता भी नहीं। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने पर डैम के गेट खोले गए हैं। आपको बता दूं कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में कई जगह भारी बारिश भी हुई है। इसी के चलते जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ गया है, उफान पर बह रही हैं कई नदियां। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये चिनाब नदी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से उफान पानी का चिनाब नदी में देखा जा रहा है। जलस्तर इतना ज्यादा था कि आखिरकार डैम के गेट खोलने पड़े हैं ताकि किसी अनहोनी से बचाया जा सके।
खबर पक्की है, राजस्थान के जालौर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक महिला को कुछ लोगों ने जंजीरों से बांध रखा है। मामला भीनमाल थाना क्षेत्र के मिंडावास गांव का है। महिला को पेड़ के पास जंजीरों से बांधा है, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। महिला रो रो कर गुहार लगा रही है कि उसे खोल दिया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पीड़िता ने यह भी बताया कि बीते 3 दिनों तक उसे किसी ने खाना नहीं दिया और लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी गई। महिला की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर नीले ड्रम की चर्चा तेज हो गई है। इस बार नदीम नाम का पति अस्पताल में भर्ती है। दावा है उसकी पत्नी उसे जान से मारना चाहती है। इस पीड़ित पति का आरोप है कि इनकी पत्नी बार बार इसे नीले ड्रम वाली धमकी दे रही है। मेरी घरवाली का साइड के लड़के से चक्कर चल रहा है और मुझे वो धमकी देती है। जब से वो कांड हुआ माधेपुरम वाला, ड्राम की धमकी देती थी और ड्राम में बंद करा के ये जान से मरवा दूं। पुलिस से की गई शिकायत में नदीम ने बताया कि उसकी पत्नी, जिसका नाम मंजू है, उसका शाहिद नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग है। नदीम ने कुछ दिन पहले मंजू के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी और दावा है कि मंजू ने उस प्रॉपर्टी को शाहिद के नाम कर दिया। नदीम का दावा है कि उसकी पत्नी ने दवा में जहर मिलाकर उसे दे दिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। अब उसने जो है मुझे दवाई में जहरीला पदार्थ दे दिया। आज 3 दिन हो गए जी। उससे प्रेम चल रहा है साइज से। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश भी कि नदीम के दावों में आखिर कितना दम है। रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात एक कर्मचारी अपनी पत्नी से डरा हुआ है। इस पति का दावा है कि उसकी पत्नी उसे बार बार मेरठ वाले नीली ड्रम की याद दिला रही है। इस बार ये पीड़ित पति सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और लिखित में तहरीर दी। मेरठ का घटना हुआ है ना, वही मतलब दूसरी तरह तुम्हारा भी हत्या कर देंगे तो, और उसके बाद फिर अपने भाई को कॉल किया। सुमित कुमार नाम का ये पति वैसे तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वाराणसी में इसकी पोस्टिंग है। दावा है कि इसकी पत्नी की नजर इसकी नौकरी पर है। तो हमारी हत्या करवाने का और उसके बदले में इसकी नौकरी मिल जाता और इसका कहीं अफेयर भी है किसी से, तो उससे शादी कर लेने का एक था। 2 साल पहले सुमित की शादी हुई थी और सुमित को तभी से इस बात का शक है कि उसकी पत्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक पति की बेवफाई की कहानी भी सामने आ गई है। पति ने शादी के 15 दिन बाद ही महिला कांस्टेबल के साथ घर बसा लिया। अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। ये 16 फरवरी की तस्वीर है, जब नवीन ने नेहा के साथ 7 फेरे लिए थे। घर वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद नेहा विदा होकर नवीन के साथ ससुराल गई, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। नेहा का आरोप है कि शादी के 15 दिन के भीतर ही नवीन ने हापुड़ में तैनात महिला कांस्टेबल निर्मला से शादी कर ली। अब नेहा ने हापुड़ देहात थाने में FIR दर्ज कराई है और दावा किया है कि 16 अप्रैल को उसने एक बार फिर नवीन और निर्मला को रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि इस घटना के बाद से ही नवीन और निर्मला फरार हैं और पुलिस की एक टीम दोनों की तलाश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि निर्मला पुलिस विभाग के उस सेंटर में तैनात है जहां तलाक और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच होने वाले मुद्दे सुलझाए जाते हैं, लेकिन निर्मला खुद एक परिवार में कलह की वजह बन गई है। और अब बात सोने की, जिसके दाम ऑल टाइम हाई हैं, यानी सोने के दाम ने अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शादियों के सीजन, टैरिफ वॉर के चलते 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गई है। सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और इसी का नतीजा है कि ये लगातार कीमत के कीर्तिमान बना रहा है। 21 अप्रैल को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इस साल सोना 26.41% यानी 20,850 रुपए महंगा हो चुका है। टैक्स जोड़कर देखेंगे तो 24 कैरेट सोना 1 लाख को पार कर चुका है। मुंबई के जावेरी बाजार में दाम 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनुमान 1.25 लाख के पार जाने का है। इससे भी ज्यादा जाएगी सोना, और तेज होगा सोना। $4,000 होगा, जो इंटरनेशनल अभी इस समय $3,300 है, वो $4,000 होगा सोना। सोना फुल तेज जाएगा। क्योंकि घर में शादी है तो सोना ही चाहिए, सोना कंपलसरी लेना पड़ता है। पहले ले लिए होते तो अभी प्रॉफिट में होते, अभी और भी महंगा हो, इससे अच्छा पहले अभी ले लेते। सोने में तेजी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। एक्सपर्ट इसकी एक बड़ी वजह टैरिफ वॉर को भी मानते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीएम उमर अब्दुल्ला आसमानी आफत से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान आपदा प्रभावित लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के काफिले का घेराव कर दिया। सीएम की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने लोगों को रोका
तो सीएम उमर अब्दुल्ला खुद गाड़ी से बाहर आ गए और लोगों की परेशानी सुनी। आपको बता दें, बीते दिनों रामबन में भारी बारिश, लैंडस्लाइड के चलते काफी नुकसान हो चुका है। लोगों के मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो गए हैं। होटल से लेकर स्कूल, कॉलेज तक में हर तरफ मलबा भरा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मलबा आया, जिसे खोलने का काम अभी भी जारी, मुकम्मल नहीं हो पाया। और ऐसे में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और वहां पर लोग अपनी शिकायतें लेकर किस अंदाज में गुहार लगाते हुए उमर अब्दुल्ला से नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। लोग बहुत गुस्से में थे और लोगों ने उमर अब्दुल्ला का ये काफिला रोका, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला की सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उमर अब्दुल्ला खुद ही अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने लोगों की गुहार वहां पर सुनी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला बाकायदा जायजा लेने के लिए प्रभावितों के बीच पहुंचे। तो रामबन का ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा कहर बरपा है। मलबा यहां पर अभी भी कई फीट जमा हुआ है, जिसमें गाड़ियां दबी हुई हैं, मकानों का काफी हिस्सा दब के रह गया है और लोगों के घर पूरी तरीके से तहस नहस करके ये मलबा और मिट्टी का सैलाब गुजर गया। लोगों के पास सर छुपाने को जगह नहीं है, रहने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। घर बार पूरी तरीके से लोगों का मिट्टी में तब्दील हो चुका है। मलबा सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया और सिर्फ तबाही के निशान पीछे छोड़ गया। इसीलिए लोगों का ये गुस्सा है। आप इसे गुस्सा भी कह सकते हैं, आप इसे लोगों का दर्द भी कह सकते हैं। कुछ बचा नहीं है यहाँ पर लोगों के पास, और इसी की गुहार लगाने के लिए उमर अब्दुल्ला जब लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हीं की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। यहाँ उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी रुकवाई। उमर अब्दुल्ला गाड़ी से बाहर आए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय, जरा बताइए यहाँ पर क्या हुआ? उमर अब्दुल्ला तो यही, अच्छा मैं अजय बाचलू का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुनाते हैं आपको यहाँ पर हुआ क्या। कोई गौर नहीं हो रही है गरीबों की, कोई गौर नहीं, गरीबों की कोई गौर नहीं हो रही है। हमारे पास सामान नहीं है, कुछ नहीं है। तो तस्वीर आपने देखी, उमर अब्दुल्ला अपनी गाड़ी से उतरे और उमर अब्दुल्ला जो है, जो प्रभावित लोग हैं, जहां लेकर जाना चाह रहे हैं, जो हाल दिखाना चाह रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, देखने के लिए उनके साथ गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अजय बाचलू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा जानते हैं अजय बाचलू से। उमर अब्दुल्ला पहुंचे और जाहिर सी बात है इस इलाके में लोगों का सब कुछ उजड़ चुका है। अजय, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, रिपोर्ट्स अपनी भेजी हैं, अब वहीं पर जब हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे उमर अब्दुल्ला, तो किस तरीके से लोगों का सब्र का बांध टूटा और गुस्सा लोगों का फूटा? आ जाए। देखिए रोमाना, कल से हम दिखा रहे हैं वहां पर ये जो इलाके हैं जहां पर उमर अब्दुल्ला दौरा कर रहे हैं। यहाँ रोमाना बता दूं, आज ये उमर अब्दुल्ला का दूसरा दौरा है रामबन में। कल भी उमर अब्दुल्ला आए थे, लेकिन क्योंकि हाईवे जो है वो पूरी तरह से यातायात के लिए ठीक नहीं है, ऐसे में श्रीनगर का जो इलाका लगता है रामबन से, वहीं से लौट गए थे। लेकिन आज फिर दोबारा दूसरे दिन उमर अब्दुल्ला वहां लोगों के बीच पहुंचे हैं और उमर अब्दुल्ला ये चाहते थे कि वो लोगों की वहां पर परेशानी सुने। और लोग उमर अब्दुल्ला वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उस इलाके में पहुंचे जहां लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से मदद का इंतजार कर रहे लोग भी वहां थे। और जाहिर सी बात है, जब सूबे के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो उनसे लोगों की मांगे करना जो है वो कोई गलत नहीं है। लोग वहां पर लगातार कल से गुहार लगा रहे थे, जिस तरह से हमने भी दिखाया कि लोगों के पास वहां न रहने को छत है, न खाने को खाना है, न पहनने को कपड़े हैं। और वो सरकार जो है, सरकार पर गुस्सा इस बात का है कि उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। हालांकि कल जो है लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी वहां पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष में है तो ऐसे में प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा जो है वो जायज है लोगों का। और लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आए और वो अपने दिल की बात उनसे कहें, वो उनसे अपना दर्द साझा करे और वो उनसे अपनी परेशानियां जो हैं वो बयां करें। और यही सब कुछ हुआ जब उमर वहां पहुंचे
तो जो प्रभावित लोग थे, जिनके आशियाने उजड़ चुके हैं, जिनके पूरे घर तबाह हो गए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, वही लोग जब उमर के कैवलकेड का उन्होंने घेराव किया और उमर अब्दुल्ला खुद उतरकर उनकी बात सुनने के लिए गाड़ी से बाहर निकले। और उमर अब्दुल्ला कल से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे थे कि वो पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों की बात सुनना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है उमर अब्दुल्ला को लोगों की परेशानियां सुनना और वहां पहुंचकर लोगों की परेशानियां सुनना और लोगों का दर्द जो है वहां उन्होंने साझा किया। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।